हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप की यूट्यूब चैनल। तो गाइस टीएफए 2024 एग्जाम कंडक्ट हो चुका है एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी एग्जाम के सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर गाइस 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड आगे वाली वीडियोस के अंदर कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशंस भी आ रहे होंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ। तो गाइस हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब गाइस देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन था। ये जस्ट हमारा विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, जस्ट हमें विजुअलाइज करना था कि इन चारों में से, ठीक है, ये चार शेप हमें यहाँ पर दे रखी हैं, इन चारों में से फोल्ड करने के बाद अगर इन फिगर्स को हम फोल्ड करते हैं, जो हमें लाइंस दे रखी हैं, इन लाइंस के अलोंग अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो हमारे पास इन चारों में से कौन से ऑप्शन के अंदर ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रन हमारे पास आ जाएगा। जैसे हमसे यहाँ पर ये पूछा गया, तो जैसे विजुअलाइजेशन का गेम है, अगर थोड़ा सा सोचोगे इसके बारे में कि फिगर कौन से वाले केस से बनेगी, जस्ट एलिमिनेट करते जाना ऑप्शंस को, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको थोड़ा विजुअलाइज करोगे तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि जस्ट विजुअलाइजेशन का गेम है, इसके अंदर कुछ खास है नहीं फिजिक्स वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई डिस्कशन का सेंस है नहीं। ओके, अब बात करते हैं आगे की, जो हमारा मेन काम है फिजिक्स वाला पोर्शन। तो गाइस देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा और ये जो क्वेश्चन है ये काफी इजी साइड के ऊपर क्वेश्चन है। गाइस जो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे वो सीरीज में आएंगे, जैसे क्वेश्चन पेपर में सीरीज थी ना, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आ रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पेपर के। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास था वो क्या था, एक हमें सरफेस दे रखा था इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर टेंजेंशियल टू इट एट पॉइंट ऑन द सरफेस विद कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। तो गाइस हमें एक यहाँ पर सरफेस की इक्वेशन दे रखी है, तो मान लो ये रहा वो सरफेस जो क्वेश्चन में गिवन है। सरफेस की इक्वेशन क्या है, 2x³ है, 2x³ z, साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, प्लस में 4y² z है, 4y² z है, इसके साथ में और क्या गिवन है, प्लस 3z² दे रखा है, 3z² एंड इक्वल टू 81। तो ये हमें यहाँ पर सरफेस की इक्वेशन दे रखी है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें, यहाँ पर फंक्शन है और राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर एक स्केलर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्केलर फंक्शन मतलब लेवल सरफेस के कोरोस्पॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि तो हमारे पास एक फंक्शन इक्वल टू कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट 81 है यहाँ पर। तो जो स्केलर फंक्शन बनेगा वो बनेगा 2x³ z प्लस में 4y² z प्लस में 3z²। अब क्वेश्चन में इस सरफेस के एक क्या निकालने के लिए बोला है, जस्ट एक टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए बोला है। तो एक ये पॉइंट है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पॉइंट क्या है, पॉइंट है 1 2 3। तो गाइस ये पॉइंट हमें यहाँ पर दे रखा है 1 2 3। अब इससे टेंजेंट वेक्टर निकालना है, यानी कि सम इस तरह से एक वेक्टर निकालना है। ये टेंजेंट वेक्टर है, इसको मैं यहाँ पर टी के साथ डिनोट कर देता हूँ, टी वेक्टर। ठीक है, और एक मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर होगा जो हम निकाल सकते हैं इजीली। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग द ग्रेडियंट। ठीक है, क्योंकि जो ग्रेडियंट होता है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट हम यहाँ पर इजिली निकाल सकते हैं। तो ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, सबको पता है, नेबुला ऑपरेटर जिसके ऊपर ऑपरेट कराना होगा। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कराओ, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कराने पे मेरे को मिलेगा 6x², साथ में z आएगा, आई कैप आ गया। फिर विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराओ तो आ गया ये 8yz, साथ में j कैप आ गया। अब विद रिस्पेक्ट टू z कराओ, z इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, तो हमें क्या मिलेगा देखने के लिए, 2x³ प्लस में 4y² प्लस में 6z। ठीक है, साथ में आ गया यहाँ पर हमारे पास k कैप। तो ये हमारे पास यहाँ पर ग्रेडियंट आ जाएगा। अब ग्रेडियंट इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चाहिए 1 2 3 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेडियंट निकाल लेंगे एट पॉइंट 1 2 3, 1 2 3। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जस्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3। तो पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 6 × 1, जेड की वैल्यू अपने पास 3 है, आई कैप आ गया, प्लस में 8yz है, तो अपने पास यहाँ पर 8 × 2 × में 3 आएगा इस तरह से, साथ में आएगा j कैप, फिर प्लस में 2x³ यानी कि जस्ट सिंपली 2 रह गया, प्लस में 4y², y की वैल्यू 2 है तो 4 × में 2 का स्क्वायर आएगा इस तरह से, फिर प्लस में 6z, z की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर k कैप आएगा इस तरह से। ओके, तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, 18 आई कैप, प्लस में इधर क्या बनेगा 24 × 2, अपने पास बन गया है 48। ठीक है, 48 जे कैप बन गया। इधर की बात करें अगर 18 यहाँ से, 16 यहाँ से एंड 2 यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर कितना बनेगा, 16 + 2 18, 18 + 18 36। तो ये बन गया 36 के कैप, इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर, तो ये वेक्टर आ चुका है। अब गाइस एक काम करते हैं, इस वेक्टर को ना थोड़ा सा छोटा वेक्टर बना लेते हैं, काफी बड़ा वेक्टर बन गया है, मतलब जो नंबर्स यहाँ पर बड़े बड़े हैं, क्योंकि देखो हमें जस्ट यहाँ पर एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमारे लिए मैटर नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड बाय, लेट्स से मैं इसको 6 कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्या करता हूँ मैं, डिवाइड बाय 6 कर देता हूँ।
तो डिवाइड बाय 6 करने पे मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर इस ग्रेडियंट को, जो मेरे पास यहाँ पर एक ग्रेडियंट आया है, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 6 कर देता हूं तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 3i कैप प्लस में 8j कैप, ठीक है, प्लस में अपने पास यहाँ पर आएगा 6k कैप। तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये एक वेक्टर है जो कि नॉर्मल टू द सरफेस है, ठीक है। अब मुझे जस्ट टेंजेंट वेक्टर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अब टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में यहां पर जो एंगल होगा ये वाला, ये क्या 90 डिग्री का एंगल होगा, करेक्ट। यानी कि अगर मैं टी वेक्टर डॉट एन वेक्टर कराता हूं तो वो 0 आना चाहिए उसकी डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो इसी कंसेप्ट को हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो जस्ट यहां पर क्या करेंगे, जो मेरे पास टी वेक्टर होगा डॉट में एन वेक्टर जो होगा, या मैं कहूं जो मेरे पास यहां पर ग्रेडियंट है डिवाइड बाय 6 है, ये जो वेक्टर होगा इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, 4 ऑप्शन के साथ ट्राई करो कि कौन सा ऑप्शन ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कौन से ऑप्शन के साथ तुम्हारे पास 0 आ रही है, बस ये चीज तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ऑप्शन ए को अगर मैं देखूं तो 2i कैप है माइनस 3j कैप है प्लस 3k कैप है, 2 माइनस 3 2i कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस 3k कैप। तो इस तरह से ऑप्शन ए दे रखा है, ठीक है। तो अगर तुम इस वेक्टर को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हो, देखो क्या आएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 3k कैप, इसको अगर तुम डॉट प्रोडक्ट कराते हो किसके साथ, 3i कैप प्लस में 8j कैप प्लस में 6k कैप, तो क्या आएगा तुम्हारे पास यहां से, यह आया 6 माइनस में 24 एंड प्लस में 18, ठीक है। तो इसका सम कराओगे तो क्या आया, 0 आया। यानी कि यहां पर ऑप्शन ए इस कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी वजह से यहां पर जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो ये टी वेक्टर जो ऑप्शन ए में गिवन था, साथ में जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर ऑप्शन ए वाला यही टेंजेंट वेक्टर है, ठीक है। क्योंकि अगर टेंजेंट वेक्टर नहीं होता ही है तो फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होती, ठीक है। तो इसी वजह से यहां पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये अपने पास है गाइस यहाँ पर इस तरह से। तो ये था गाइस इसका लॉजिक। आई होप कि ये लॉजिक सबको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं होगी किसी को भी, ठीक है। बाकी के ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। दैट्स ऑल, क्लियर, इजी था। अब मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास देखो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वेयर a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन डिफाइन अ फैमिली ऑफ कर्व्स इन द xy प्लेन, व्हाट आर दिस कर्व्स। तो गाइस यहाँ पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इनफैक्ट 2 गिवन है, एक ये रही एक ये रही, ठीक है। अब अगर तुम फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे, यहाँ पर x भी प्रेजेंट है y भी प्रेजेंट है, यानी कि क्या है, साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। इनको जस्ट हमें यहाँ पर सोल्व कराना है, देखना है कि हमारे पास किस तरह का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। मतलब क्या वो पैराबोला होगा, क्या वो सर्कल होगा, क्या वो हाइपरबोला होगा, या फिर वो इलिप्स होगा, ठीक है। जस्ट हमें ये बताना है। इजी सा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन ने पहले भी किए क्लास में, राइट। तो आप फिर करते हैं फटाफट से। तो अपने पास यहां पर क्या है, dx बाई डी दे रखा है, dx बाई डी इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, जस्ट सिंपली ए वाई गिवन है, a इंटू वाई। फिर अपने पास यहां पर क्या है, dy बाई डी इज इक्वल टू ए है, dy बाई डी इज इक्वल टू ए है। तो ये 2 इक्वेशन गाइस हमें यहां पर दे रखी हैं। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को देखूं, क्या मैं यहां पर वेरिएबल्स को सेपरेट करके y की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां से आ जाएगा dy इज इक्वल टू ए डी टी, इंटीग्रेट कराएंगे तो आएगा y इक्वल टू ए टी एंड साथ में सम कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इस y को यहां पर पुट करवा लेंगे हम। तो देखो अपने पास यहां पर क्या आएगा, dx बाई डी है इज इक्वल टू हमारे पास आएगा a इंटू वाई, यानी कि ए टी प्लस सी, इस तरह से। तो इसको लिखा जा सकता है dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस में c, मतलब यहाँ पर dt भी लगा लो पहले, dt मतलब जस्ट dt को बाद में लिख लेते हैं, चलो। साथ में आएगा ac एंड साथ में मल्टीप्लाई में dt, जस्ट वेरिएबल सेपरेट किए हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करा लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर आया, डिवाइड बाई 2 आएगा, प्लस में ए सी टी आएगा, इस तरह से, है ना। एंड साथ में अपने पास यहाँ पर आएगा एक सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस तरह से, ओके। इस कांस्टेंट को यहाँ पर एक सम अलग कांस्टेंट मान लो, तो एसी कर दिया मैंने इस चीज को, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ इस तरह की फॉर्म ले लेगा। अब ये जो फॉर्म अगर तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, इधर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्रेजेंट है, राइट, इधर टी प्रेजेंट है सिर्फ, और हमारे पास जो y था वो क्या था, ए सी प्लस मतलब ए टी प्लस सी था, y जो था वो क्या था, ए टी प्लस सी था। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, इन दो टर्म्स के अंदर से कुछ चीजों को मैं मैनेज करूं, देखो कैसे करता हूं, ध्यान देना। जैसे अगर मैं इधर की बात करता हूं
अपने पास जो y है, कोई कंडीशन गिवन थी क्या? वैसे में कंडीशंस नहीं है ना, चलो कोई नहीं। देखो अपने पास यहाँ पर जो y है वो इक्वल है 80 के, राइट, 80 प्लस c के। अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कराता हूँ तो अपने पास यहाँ पर, या पहले 80 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो अगर मैं 80 की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो क्या आएगा, वो y माइनस सी आएगा इस तरह से। अगर मैं स्क्वायर कराऊँ इसका, ए स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस सी का स्क्वायर आएगा इस तरह से, करेक्ट। यहाँ से मैंने 80 की वैल्यू को निकाला तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y माइनस सी का स्क्वायर आएगी। क्या इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं? तो अपने पास क्या बनेगा, y माइनस सी का स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड बाय 2 आएगा, प्लस में यहाँ पर क्या है, ए सी टी है, क्या है, ए सी टी। ओके, तो यहाँ पर जो है ना ये ए टी, इसको हम पुट कर सकते हैं, ए टी की जो वैल्यू y माइनस सी है, तो इधर मैं पुट कर सकता हूँ c इंटू में y माइनस सी इस तरह से, एंड देन प्लस में c1 ऐसे, तो इस तरह से आ जाएगा। अब गाइस देखो ये तुम्हें इक्वेशन यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, ठीक है, लेकिन अगर लेट्स से तुम इसको थोड़ा सिंपल बनाना चाहते हो ना, तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, तुम इनको यहाँ पर 0 मान लो, क्योंकि देखो कांस्टेंट से अपने पास ना इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन आएगा, जो उसका आंसर आएगा, उसका नेचर चेंज नहीं होगा। हाँ, वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है, मतलब जैसे फैमिली आ रही है, लेट्स से सर्कल आ रहे हैं, पैराबोला आ रहे हैं, तो वो सर्कल ही आएंगे या फिर पैराबोला ही आएंगे, कांस्टेंट के चेंज होने से उसका नेचर चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, कांस्टेंट के चेंज होने से उसका नेचर चेंज नहीं होने वाला। तो अगर लेट्स से तुम्हें थोड़ी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड रखना है यहाँ पर, तो तुम इन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को 0 भी मान सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, कंपैरेटिवली कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, नेचर नहीं बदलेगा, ठीक है, बस डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वो कर्व्स आ रही होंगी, मतलब नेचर सेम रहेगा, बस जैसे मान लो सर्कल बन रहा है, ठीक है, तो अपने पास सर्कल का हो सकता है कि अपने पास जहां पर वो सेंटर्ड है वो पॉइंट अलग आ जाए डिफरेंट कांस्टेंट पर, या फिर उसका रेडियस की वैल्यू अलग आ जाए, तो उस तरह का नेचर चेंज होगा, ठीक है, तो उसका सेंटर चेंज हो जाएगा और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस चेंज हो जाएगा। लेकिन जो अपने पास शेप है, जैसे सर्कल है, सर्कल से पैराबोला नहीं बन जाएगी वो, ठीक है, कांस्टेंट के चेंज हो जाने से उसका नेचर चेंज नहीं बदलेगा, उसकी शेप नहीं बदलेगी, चेंज क्या होगा, जो उसका सेंटर पॉइंट चेंज हो सकता है या फिर उसका रेडियस चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारी इक्वेशन किस तरह की आगे ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। ओके, तो ये चीज है बस, आई होप कि इस पॉइंट के ऊपर कोई डाउट नहीं होगा किसी को। तो अभी मैंने यहां पर जो लिखा हुआ है, मेरे पास y और x का एक रिलेशन आ चुका है, y अपने पास ये रहा और x मेरे पास यहां पर ये रहा, तो अगर तुम यहां पर देखो y माइनस सी का तो स्क्वायर है और x के ऊपर पावर 1 है, ठीक है, तो ये जो नेचर होता है कैसा होता है, पैराबोला होता है नेचर, क्या होता है, पैराबोलिक नेचर होता है। तो ये अपने पास यहां पर इक्वेशन आई है पैराबोला की, क्या ये इक्वेशन, ये पैराबोला की इक्वेशन आई है, तो अपने पास यहां पर जो पैराबोला होगा वो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तुम में से कुछ के दिमाग में रन कर रही होंगी चीजें कि पैराबोला की तो भाई अपने पास इस तरह की इक्वेशन होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है, तो यहाँ पर एक एडिशन में कांस्टेंट भी गाइस हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर y की टर्म भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि देखो अपने पास जो ये स्क्वायर है, लेट्स से कि पैराबोला हमारे पास ओरिजिन के ऊपर सेंटर्ड नहीं है, वो कहीं और है, तो फिर उसमें वहां पर वाई स्क्वायर प्लस वाई वाली टर्म भी होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक पैराबोला की ही इक्वेशन है। अगर तुम लेट्स से इसका डेस्मोस में ग्राफ बना के देखना चाहो तो चेक करवा सकते हो, ये तुम्हारे पास पैराबोला आएगा, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन तुम्हारे पास निकल के आई है पैराबोला की ही इक्वेशन निकल के आई है, राइट, और अगर तुम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को 0 मानोगे तो इससे और सिंप्लीफाइड निकल के आएगी, ठीक है, राइट, तो अगर कैलकुलेशंस को सिंपल रखना है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को तुम 0 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जो मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट माना था c, एक माना था c1, तो c को 0 कर दो और c1 को 0 कर दो, ठीक है, राइट, तो ये वाली टर्म भी 0, ये वाली टर्म भी 0, और यहाँ पे जो c है ये भी 0, तो अपने पास आएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2, जो कि तुम्हें क्लियरली दिखाई देगा कि एक पैराबोला इक्वेशन है, यस, तो वो चीज है। ओके, तो जो कांस्टेंट है जस्ट वो पैराबोला को शिफ्ट कराएंगे, राइट, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑफ पैराबोलास बनेंगे, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर भी इसी तरह का है कि ये किस नेचर की कर्व्स है, ठीक है, क्योंकि कर्व्स हमारे पास एक काफी सारी बनेगी, डिपेंड करता है कि कांस्टेंट कैसे है, क्लियर, ओके, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ओके, तो बनेगा तो पैराबोला, बस कांस्टेंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैराबोलास आ जाएंगे। ओके, तो ये था गाइस हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन इसी था, डिफिकल्ट साइड के ऊपर नहीं था, बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन था पिछला। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस हमारे पास यहाँ पर क्या है, कंसिडर अ मास m कनेक्टेड टू नेटवर्क ऑफ मासलेस स्प्रिंग्स शोन इन द फिगर बिलो। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर 3 स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग ऐसे इंक्लाइंड है सम, और एक स्प्रिंग ये B है इस तरह से, और एक यहाँ पर हमारे पास एक मास m है। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग A इज Ka एंड दैट ऑफ B इज Kb। तो वह स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दे रखे हैं, इनके Ka हैं दोनों के और इसका Kb है, राइट। उसके बाद क्या है, द स्प्रिंग आर शोन इन द रिलैक्स पोजीशन एंड द एंगल थीटा
इन दिस पोजीशन इज पाई बाय 3। तो गैस यहाँ पर जो एंगल थीटा ये हमें पाई बाय 3 गिवन है, नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है इसकी। द मास इज डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली बाय स्मॉल डिस्टेंस x। तो गैस इस मास को हल्का सा डिस्प्लेस किया गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, क्लियरली बोला गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन ऑफ मास m। तो गैस ये जो मास m है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमसे जस्ट ये निकालने के लिए बोला गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सोल्व करना है। ओके, तो देखो कैसे किया जाएगा। अब गैस ये जो एंगल हमें दे रखा है पाई बाय 3 दे रखा है, राइट, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो अगर ये 60 है तो ये बचा 30, राइट, सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो ये अपने पास यहां पर बचेगा 30 डिग्री का एंगल। ओके, नाइस। अब यहां पर हमें क्या देखना है कि हमारे पास यहां पर तब हम x अमाउंट से इसको डिस्प्लेस कराएंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहां पर इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी आने वाली है इसके अंदर, पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो गाइस देखो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मान लो कि तब मैंने इस मास m को x अमाउंट से डिस्प्लेसमेंट दी, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर जो ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट के अंदर मान लो कि हमारे पास x1 अमाउंट की डिस्प्लेसमेंट आई है। कितनी आई है, x1 अमाउंट की डिस्प्लेसमेंट आई है। ठीक है, मतलब कि मान लो कि पहले पॉइंट यहां पर था, वो अब वो यहां पर आ गया, तब अपने पास ये मास m यहां पर डिस्टेंस x से मूव किया। ठीक है, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आई ये मान लो कि x1 आई, ये वाला पॉइंट जो आगे शिफ्ट हुआ ये मान लो कि x1 अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आई। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से माना, कंसिडर किया, अज्यूम किया। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया, बहुत अच्छे। अब इस x1 डिस्प्लेसमेंट से हमें यह फाइंड करना पड़ेगा कि हमारे पास इनके अंदर एक्सटेंशन कितनी आएगी, इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कितनी आएगी, इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन क्या आएगी, मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं ऐसे करना क्या चाहता हूं, मैं ऐसे ये करना चाहता हूं कि अपने पास ये जो 2 स्प्रिंग है इनका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, मैं यहां से वो निकालना चाहता हूं। भाई देखो अपने पास ये कुछ तो तुम्हें पैरेलल में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कंप्लीटली पैरेलल में नहीं है। अगर ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में बिल्कुल ऐसे होते, इस तरह से होते, ठीक है, और यहां पर एक तुम्हारे पास कोई ब्लॉक होता तो फिर मैं कहता, ठीक है, लेकिन यहां पर अब ये एग्जैक्टली पैरेलल में नहीं है ये। ठीक है, ये सम एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। ठीक है, यानी कि उसका सम एक कंपोनेंट ही आएगा जस्ट, राइट, तो वो मैं यहां पर निकालने में इंटरेस्टेड हूं कि उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। ओके, तो देखो उस चीज को हम कैसे निकालने वाले हैं, यहां पर ध्यान देना कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो लेट्स से गाइस हमने यहां पर इसको x1 अमाउंट से डिस्प्लेस अज्यूम किया, तो तभी x1 अमाउंट से डिस्प्लेस किया, तो अगर मैं ऊपर वाले स्प्रिंग को देखूं, सिर्फ ऊपर वाले स्प्रिंग को देखना गाइस, पहले नीचे वाले स्प्रिंग को भूल जाओ एक बार के लिए। तो पहले अपने पास स्प्रिंग था अटैच यहां पर, अब तब मैंने उसके अंदर एक्सटेंशन की, तो मान लो वो स्प्रिंग आ गया यहां पर ऐसे, ये है अपने पास यहां पर x1, और ये x1 कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, काफी ज्यादा स्मॉल वैल्यू होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है x, और x1 तो x से भी छोटा है। ठीक है, x1 तो x से भी छोटा है, ये x है, ये x1 है। ओके, क्लियर, तो x1 जो है वो स्मॉल वैल्यू है। ओके, तो अभी मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव ये है कि तब हम इस पोजीशन से, जो कि हमारी ओरिजिनल थी, नेचुरल लेंथ पोजीशन थी, तब इस नेचुरल लेंथ से हम इस कॉन्फ़िगरेशन में गए, तो इसके लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आया मुझे वो फाइंड करना है। ठीक है, राइट, और एक गाइस चीज हो रहा है कि ये चीज करते टाइम ना, ये कैलकुलेशन करते टाइम हम यहाँ पर एक अजम्पशन मानते हुए चल रहे हैं, एक काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन मानते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये x1 यहाँ पर स्मॉल है काफी ज्यादा, तो हमारे पास जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो एंगल यहाँ पर जो क्वेश्चन में 60 डिग्री गिवन था, ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास चेंज नहीं हुआ, ये ऑलमोस्ट अभी भी 60 डिग्री ही है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक काइंड ऑफ थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, क्योंकि देखो तब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराओगे ना तो एंगल के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो वो हम 60 ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, कि इसका भी 60 है, इसका भी 60 है। क्लियर, ये अप्रोक्सीमेशन क्लियर है, क्योंकि x1 हमारे पास जो है काफी ज्यादा छोटा है इस वजह से। ओके, तो ये एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन है हमारे लिए। तो अभी मुझे जस्ट क्या निकालना है कि इसके अंदर एक्सटेंशन कितनी है स्प्रिंग के अंदर। तो देखो यार बड़ा आसान काम है, अगर तुम यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हो कि तब हम इससे इस पे गए, तो यहां से लेकर यहां तक की और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, जो कि मैं परपेंडिकुलर डाल के कह सकता हूं इस वाले पॉइंट की। तो जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन हुई है ना वो ये वाली है, तो ये अपने पास यहां पर एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, इसको पॉइंट P मेंशन कर लो, इसको पॉइंट Q मेंशन कर लो। ठीक है, राइट, तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और इसको मान लो Q डैश। ठीक है, तो अपने पास एक्सटेंशन हुई है, इस x1 अमाउंट से डिस्प्लेस हमने तब कराया है, तो अपने पास ये PQ डैश के ऊपर चला गया। ठीक है,
तो अब मुझे इनके बीच में क्या निकाली थी, एक्सटेंशन निकाली थी। तो जो एक्सटेंशन आई है स्प्रिंग के अंदर, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, ये हमारे पास कितनी आई है, इसको मैं एक्स डैश के साथ डिनोट कर देता हूं। या ये गाइस हमारे पास पी क्यू डैश माइनस में पी क्यू, यानी कि सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस वाले पॉइंट को लेट से मैंने नाम दे दिया आर, ठीक है। तो ये अपने पास है यहां पर आर क्यू डैश, इस तरह से आर क्यू डैश। अब आर क्यू डैश को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, क्या मुझे x1 पता है, बिल्कुल पता है। ये वाला एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये वाला एंगल अपने पास क्या 30 डिग्री है, ये वाला एंगल क्या हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री है। तो अगर ये एंगल मेरे पास यहाँ पर 30 डिग्री है, ये मेरे पास x1 है, तो x डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या x cos 30 आ जाएगी, यस। तो यहां पर आर क्यू डैश जो है वो क्या बन जाएगा, q इंटू क्यू डैश एंड साथ में cos थीटा, मतलब cos 30, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि ये वाला एंगल यहाँ पर हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर बन गया cos 30। जस्ट ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल है और ये ट्रायंगल अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो उससे अपने पास ये आ गया, ओके। तो अभी यहां पर अपने पास जो आया है क्या, एक्सटेंशन, ये अपने पास है यहां पर x1 cos थीटा, cos 30, ठीक है। तो इसको यहां पर नोट कर लो फिलहाल, डन, क्लियर। अब जितना एक्सटेंशन ऊपर वाले में आया उतना ही एक्सटेंशन नीचे वाले स्प्रिंग में भी आया होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल x1 अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के ए है, राइट। तो जितना ऊपर आया होगा उतना ही नीचे भी आया होगा एक्सटेंशन, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अब हमें पता है कि हमारे पास एक्सटेंशन कितना आ रखा है। तो एक्सटेंशन के आ जाने से क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स आती है, तो यहां पर एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी, इधर भी एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, क्लियर। तो अपने पास इस पॉइंट Q के ऊपर, ठीक है, जो मेरे पास ये पॉइंट Q डैश है, सॉरी, जो Q डैश है, यहां पर एक फोर्स एक्ट कर रही है, यहां पर भी एक फोर्स एक्ट कर रही है, राइट। ये kx डैश होगी, ये भी kx डैश होगी, इस तरह से। और ये वाला जो एंगल है यहां पर, ये एंगल कितना है 30 डिग्री का एंगल है, ओके। तो हमारे पास यहां पर जो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी वो होगी एफ नेट फोर्स, क्योंकि इसके वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो तो कैंसल आउट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे, राइट। तो जो अपने पास यहां पर एफ नेट आएगा वो आएगा 2k x डैश, और गाइस यहां पर जो k आएगा वो k a वाला आएगा, क्योंकि इसके स्प्रिंग कांस्टेंट जो वो k a दे रखा था, ठीक है। तो यहां पर k a x डैश आएगा, यहां पर k a x डैश आएगा, तो ये बनेगा 2k a x डैश, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। और हमें यहां पर इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेना हॉरिजॉन्टल में, तो यहां पर साथ में आएगा cos 30, इस तरह से, ऐसे। अब x डैश की वैल्यू को पुट कराओ इन टर्म्स ऑफ x1, ये रहा x1 की टर्म्स में x1 cos 30, इसको तो मैं यहां पर पुट कराऊंगा, तो जो f नेट की वैल्यू है ये अपने पास बनेगा 2ka, साथ में बनेगा x1, साथ में cos स्क्वायर 30, इस तरह से, cos स्क्वायर 30। cos स्क्वायर 30 की वैल्यू में पता है क्या कितनी होती है, 3/4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि cos 30 होता है √3/2, तो 3/4 हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ पर ये बन जाएगा कितना, 3/2 ka साथ में x1, तो ये आ गया अपने पास यहाँ पर एफ नेट, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास यहाँ पर एफ नेट आ गया। तो अब गैस मेरे पास यहाँ पर दो स्प्रिंग थे, ठीक है, दो स्प्रिंग थे, राइट, जो कि सम एंगल के ऊपर इंक्लाइंड थे, है ना। तो उसकी वजह से जो हमारे पास फोर्स आ रही है वो ये वाली आ रही है। अगर मैं यहाँ पर ये कहूं कि इन दो स्प्रिंग की जगह पर मैं यहाँ पर एक नया स्प्रिंग लगाना चाहता हूं, ठीक है, एक सम इन दोनों के जो इफेक्टिव दे रहा हूं बेसिकली, राइट, जो सेम रिजल्ट हमें दे रहा हूं, मैं ऐसा स्प्रिंग लगाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको बोल देता हूं लेट्स से के इफेक्टिव, ठीक है। इन दोनों की जगह पर जो के लगा रहा हूं उसको मैं बोल रहा हूं के इफेक्टिव, एंड साथ में डिस्प्लेसमेंट x1 की देता हूं उसके अंदर, ठीक है। मतलब कि जो मेरे पास ये जो दो स्प्रिंग थे, एक ये वाला और एक ये वाला, अगर इन दो स्प्रिंग की जगह पर मैं सिंपल जस्ट एक स्प्रिंग लगाना चाहूं इस तरह से, ऐसे, ठीक है, और इसको अगर मैं x1 अमाउंट की डिस्प्लेसमेंट दूं, ठीक है, तो हमारे पास यहां पर वो के इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, इन दो स्प्रिंग को एक स्प्रिंग के साथ मैं रिप्लेस कर देना चाहता हूं, ठीक है, राइट। तो अपने पास यहां पर जो के इफेक्टिव होगा वो अपने पास होगा यहां पर 3/2 ka, ठीक है। तो चाहे से तुम ये वाला सिस्टम यूज कर लो या फिर ये वाला सिस्टम यूज कर लो, जो तुम्हें आंसर मिलेगा, जो तुम्हें यहां पर ऑक्सीलेशंस मिल रहे हैं वो तुम्हें सेम टाइप के मिलेंगे, क्योंकि तुमने सेम सिस्टम के साथ रिप्लेस किया उसको, क्लियर। तो ये हमने यहां पर फाइंड किया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सिस्टम बन चुका है वो कैसा बन चुका है कि अपने पास एक वॉल है, एक अपने पास यहां पर स्प्रिंग है जिसका मैंने यहां पर के इफेक्टिव बोला है,
साथ में अपने पास यहाँ पर एक स्प्रिंग और है जिसका क्वेश्चन के अंदर के भी बोला गया था, और यहाँ पर एक मास एम अटैच है इस तरह से, ये मास एम है, ठीक है। तो ये सिस्टम हमने बना दिया। यहाँ पर जो दो स्प्रिंग थे इंक्लाइंड एंगल के ऊपर सम, उसकी जगह पर मैंने एक स्प्रिंग लगा दिया के इफेक्टिव वाला, ठीक है। और के इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, 3/2 के ए है, इस तरह से। क्लियर। अब इस पूरे सिस्टम का जो के होगा वो क्या होगा, क्या यहाँ पर दोनों स्प्रिंग सीरीज में है, यस। तो यहाँ पर जो के इफेक्टिव वाला है एंड के बी है, ये अपने पास यहाँ पर क्या है, आर इन सीरीज। तो अगर सीरीज के अंदर है, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो रिजल्टेंट के होगा, ठीक है, पूरे सिस्टम का, तो इसको मैं के सिस्टम डिफाइन कर देता हूं। तो जो के सिस्टम होगा यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम, ये हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, सीरीज का रिजल्ट कैसा होता है, सीरीज का रिजल्ट कैसा होता है, K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर अप्लाई कर दो इस चीज को, तो अपने पास आएगा 3/2 KA इंटू में KB डिवाइड बाय आएगा 3/2 KA, ठीक है, प्लस में KB, राइट। अब यहां पर डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, तो अपने पास क्या बनेगा, 3KA KB डिवाइड बाय 3KA प्लस में 2KB, ठीक है। और जो 2 बचेगा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जो डिवाइड में 2 है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अपने पास बना। क्वेश्चन बोला गया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, तो अपने पास आएगा के सिस्टम, ठीक है, एंड डिवाइड बाय मास। तो अपने पास यहां पर आया अंडर ऑफ 3KA KB डिवाइड बाय 3KA, ओके, एंड साथ में KB, इस तरह से, ठीक है। और यहां पर आएगा 1/m। तो गाइस ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो रिजल्ट है हमारे पास ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। मतलब टीएफआर के जो ऑप्शंस आते हैं आंसर के बाद वो सारे ऑप्शन ए वाली करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 3KA KB डिवाइड बाई M 2KB प्लस में 3KA, ठीक है। तो यही हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट है। यहाँ पर 2 भी आएगा साथ में, ठीक है। लिखना भूल गया, तो ऊपर तो आया था, यहाँ पर लिखना भूल गया, इधर देखो ये वाला 2 मिस हो गया था इधर बस, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, एंड आई होप कि क्वेश्चन यहाँ पर सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मूव करते हैं गाइस फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास ये रहा, कंसिडर ऑब्जेक्ट falling in air in addition to gravity it experiences an air resistance, right, r given by this thing r equal to bv। तो गाइस यहाँ पर एक रेजिस्टिव फोर्स दे रखी है where v is the speed and b is constant if the object is dropped from rest the distance transferred by object at t equal to m by b is। तो हमें यहाँ पर जस्ट ये बताना है जो डिस्टेंस है जो कि ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया होगा t इक्वल टू m by b टाइम में, वो कितना है, जस्ट इतना सा काम है। तो गाइस देखो क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है, एंड इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल सा तुम्हारा न्यूटन लॉस के ऊपर क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी हमने अल्फा बैच के अंदर भी कवर किया, आईटी जैम के रिवीजन कोर्स के अंदर, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट साइड के ऊपर होते हैं वाले टॉपिक्स, राइट। यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, राइट। ओके, तो आप फिर करते हैं कि कैसे करना है। देखो तो अपने पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है यानी कि वो अपने t इक्वल टू 0 के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, क्योंकि उसको हमने यहाँ पर रिलीज किया होगा, राइट। तो वहां से उसने जस्ट मूव करना शुरू किया होगा, ठीक है। यहाँ पर बोल भी रखा है देखो, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, तो v इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 के ऊपर यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब इसके ऊपर यहाँ पर फोर्स एड करेगी mg नीचे की तरफ, साथ में रजिस्टिव फोर्स आएगी ऊपर की तरफ r इक्वल टू bv। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो ये आएगी mg माइनस में bv, ठीक है, इज इक्वल टू ma, राइट, इक्वल टू ma। अब हमें यहां पर निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा आफ्टर टाइम t, राइट। तो हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए, तो एक काम करते हैं पहले वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो a को पुट करते हैं m dv बाई dt, इस तरह से, ठीक है। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो अपने पास आएगा dt इज इक्वल टू m dv डिवाइड बाय mg माइनस bv, इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास यहां पर क्या आएगा, अपने पास आएगा t इक्वल टू, यहां पर m कांस्टेंट है जो कि बाहर रह गया, साथ में आएगा log mg माइनस में bv। अब इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में आएगा यानी कि जस्ट माइनस b, तो इस तरह से आ जाएगा। लिमिट्स पुट की जाएगी,
t इक्वल टू 0 के ऊपर स्पीड 0 गिवन है, आफ्टर सम टाइम t वेलोसिटी हमारे पास लेट से v है, ठीक है। तो लिमिट्स इसी के अकॉर्डिंग आएंगी 0 से t एंड 0 से v। ओके, तो लिमिट्स पुट कराओ, देखो क्या आता है, t माइनस 0 इज इक्वल टू m बाई बी विद नेगेटिव साइन, साथ में यहां पर log आएगा mg माइनस bv आएगा एंड डिवाइड बाय क्या आएगा, mg आएगा, इस तरह से। तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट्स पुट करने के बाद। ओके, ये आएगा हमारे पास यहां पर लिमिट्स पुट करने के बाद। अब यहां से v की वैल्यू को इवेल्युएट करो कि v की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या निकल के आती है। क्या करना है, v की वैल्यू को इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो एक बार तो मैं यहीं पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं इधर ही, ठीक है। तो अपने पास यहां से जो v निकल के आएगा वो देखो क्या आएगा, v आएगा गाइस हमारे पास यहां पर 1, ठीक है, 1, थोड़ा सा स्टेप्स कर ही लेते हैं गाइस, नहीं तो फिर बेफालतू में गलती लिख दूंगा मैं। यहाँ पर आएगा bt डिवाइड बाई m इज इक्वल टू log है, तो यहाँ पर इसको एक्सपोनेंशियल में डाल लो, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल पावर में माइनस bt बाई m आ जाएगा, साथ में 1 माइनस में bv एंड डिवाइड बाई mg आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आएगी mg डिवाइड बाई b, mg डिवाइड बाई b आएगी एंड साथ में आएगा अपने पास यहाँ पर 1 माइनस में एक्सपोनेंशियल माइनस में bt डिवाइड बाई m। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल करके आएगा। ये क्या आएगा हमारे पास यहाँ से, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल करके आएगा। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके का है, ठीक है, राइट गाइस। ये इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू है, ठीक है, इस स्टेप के बाद यहाँ से कंटिन्यू है। अब क्या करना है हमें, v को dx बाई dt पुट करेंगे, आफ्टर ऑल हमें क्या चाहिए कि x इन टर्म्स ऑफ t चाहिए हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर v को dx बाई dt पुट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स को एंड अगेन इंटीग्रेट करा देंगे एंड वहां से मेरे पास x आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप फिर कराते हैं इस चीज को, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो v इक्वल टू अभी फिलहाल जो मेरे पास है वो क्या है, इसको पुट करना है dx बाई dt एंड इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, mg डिवाइड बाई b है, mg डिवाइड बाई b है एंड साथ में 1 माइनस में एक्सपोनेंशियल माइनस में bt डिवाइड बाई m है, इस तरह से। अब जस्ट यहां से वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करवा लेंगे, mg बाई b कांस्टेंट है, अपने पास बचेगा 1 माइनस में एक्सपोनेंशियल माइनस bt डिवाइड बाई m, राइट, एंड dt। इंटीग्रेट कराओ तो x इज इक्वल टू mg बाई b आएगा, साथ में अपने पास आएगा t माइनस में एक्सपोनेंशियल माइनस में bt डिवाइड बाई m एंड डिवाइड बाई आ जाएगा माइनस b बाई m, इस तरह से, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा ऑन इंटीग्रेशन। अभी लिमिट्स पुट करानी बची है, ठीक है। जैसे कि हमें दे रखा था कि पार्टिकल हमें निकालना क्या था कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। हमें जस्ट ये निकालना कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो लेट्स से एट t इक्वल टू 0 हमारे पास डिस्टेंस है 0, है ना, एंड आफ्टर टाइम t उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया x, जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर जाएगा 0 से x एंड यहां पर जाएगा 0 से लेकर के t तक, इस तरह से। तो अब यहां पर जस्ट लिमिट्स पुट कराओ एंड निकालो कि क्या आंसर आ रहा है, mg बाई b है, साथ में अब यहां पर t पुट करेंगे तो t आया, माइनस में इधर की बात करेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस bt बाई m आएगा, है ना, एंड डिवाइड बाय माइनस b बाई m अभी भी एज इट इज है, ओके। फिर अपने पास यहाँ पर तब 0 पुट किया जाएगा तो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, माइनस 0 एंड फिर अपने पास यहाँ पर माइनस, है ना, तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा ओवरऑल। तो अपने पास आएगा माइनस एंड साथ में उसकी पावर 0 आएगी, की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर बचेगा जस्ट m बाई बी, इस तरह से, ओके। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये चीजें बचेंगी, ओके। तो अभी हमें जस्ट क्या करना है, t की वैल्यू को पुट कराना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर t की वैल्यू में स्पेसिफाइड थी कि t की वैल्यू क्या है। t की वैल्यू क्या गिवन थी हमें क्वेश्चन में, m बाई बी, है ना, कि इस टाइम के बाद हमें चाहिए। तो यहां पर इस t की वैल्यू को m बाई बी पुट कराना है, क्या कराना है, m बाई बी पुट कराना है। तो अगर इस t की वैल्यू को मैं m बाई बी करता हूं तो इधर m बाई बी आएगा इस तरह से, एंड यहां पर जो पावर t है यहां पर भी क्या आएगा, m बाई बी आएगा इस तरह से, ठीक है। तो m बाई बी यहां पर कट जाएगा, यहां पर एक्सपोनेंशियल की पावर -1 बन जाएगा, ओके। एंड यहां पर m बाई बी ऊपर जाएगा तो m स्क्वायर बनेगा, g है डिवाइड बाई बी स्क्वायर बनेगा एंड साथ में एक्सपोनेंशियल की पावर -1 बनेगा, ये वाला माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से ये आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या निकल के आई है, x इज इक्वल टू m स्क्वायर g डिवाइड बाई बी स्क्वायर एंड साथ में e, ठीक है। तो अब देख लो कौन से ऑप्शन के साथ तुम्हारे पास ये मैच करता है, m स्क्वायर g डिवाइड बाई बी स्क्वायर e, m स्क्वायर g
डिवाइड बाय बी स्क्वायर ई। तो गाइस यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, एम स्क्वायर जी डिवाइड बाय बी स्क्वायर 1/e। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पर करना था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुश्किल साइड के ऊपर नहीं था, एक इजी साइड के ऊपर ही हमारे पास क्वेश्चन था, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप का भी क्वेश्चन था ये हमारे पास। ओके, तो इसके अंदर कोई टेक्निकलिटी नहीं थी, बस लिमिट्स ठीक से पुट करना था एंड दैट्स इट। ठीक है, तो एक इजी साइड के ऊपर ही हमारे पास ये क्वेश्चन था। तो अभी मूव करते हैं गाइस फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि यहां तक की जो चीजें हैं सभी को अच्छे से क्लियर होंगी। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अ फ्रिक्शनलेस डिस्क ऑफ मास m इज बैलेंस्ड at rest on the edges of two platform at points A and B that are equal height as shown below. Okay, the angle made by the line joining the center A, right? तो वैसे एक लाइन है ये जो C को A के साथ कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसने वर्टिकल के साथ यहाँ पर π/3 एंगल बना रखा है, यानी कि जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि π/3 है। फिगर के अंदर भी यहाँ पर स्पेसिफाइड, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आपके पास क्वेश्चन पेपर तो होगा ही। ठीक है, टीएफआर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर क्लियर इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो एंगल है ये क्या है, π/3 हमारे पास कितना है, π/3। ओके, बहुत अच्छे। तो ये जो एंगल है हमारे पास यहाँ पर π/3, राइट। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय पॉइंट ए ऑन द डिस्क। तो ये जो पॉइंट ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय पॉइंट ए। ओके, तो गाइस हमें यहाँ पर बताना है कि इस पॉइंट ए ने कितनी फोर्स लगा रखी है इस डिस्क के ऊपर, जस्ट हमें वो बताना है। देखो अपने पास यहां पर इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा जिसकी वजह से यहां पर एक फोर्स लग रही होगी। ठीक है, एंड उसके अपोजिशन में एक नॉर्मल फोर्स आएगी इस पॉइंट ए के ऊपर, जो कि यहां से परपेंडिकुलर जाएगी ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो अपने पास यहां पर आएगा नॉर्मल इस तरह से। ओके, तो हमें जस्ट ये नॉर्मल निकालने के लिए ही बोला गया है, जो हमारा काम है ये नॉर्मल निकालने के लिए बोला गया। ये नॉर्मल ही वो फोर्स होती है जो अपने पास ये नीचे वाला जो ए है, मतलब जो ये ब्लॉक यहां पर लगा रखा है, वो ब्लॉक इस स्फीयर के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। बस हमें वो फाइंड करना है, नॉर्मल। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो अपने पास इस प्रॉब्लम के अंदर अगर तुम देखो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो अपने पास दो पॉइंट्स है, एक ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट था, और एक ऐसे एक ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों ही नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, राइट। और क्योंकि ये सेम एंगल के ऊपर है, ये भी π/3 होगा, ये भी π/3 होगा, दोनों तरफ π/3 होगा। तो अपने पास यहां पर ड्यू टू सिमेट्री अपने पास ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स इक्वल होगी, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स आएगी दोनों जगह पर वो सेम होगी। ओके, और ये एंगल तुम्हें यहां पर दे रखा है π/3, ये वाला एंगल π/3। ठीक है, ये वाला एंगल तुम्हें कितना दे रखा है, π/3 दे रखा है। ओके, और ये पॉइंट सी था गाइस तुम्हारे पास, यहां पर ये पॉइंट सी था। क्लियर। तो इस तरह की तुम्हारे पास यहां पर ये प्रॉब्लम है। अब जो स्फीयर है, जो तुम्हारे पास क्या स्फीयर है, क्या स्फीयर का जो वेट है क्या वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, यानी कि वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा mg। ठीक है, अब नॉर्मल तुम्हारे पास इस तरह से है दो, क्या तुम इसका एक कंपोनेंट यहां पर निकाल सकते हो, मतलब जो नेट रिजल्ट है। क्योंकि देखो अगर तुम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड अप होंगे। तो ये वाला एंगल है तुम्हारे पास π/3, तो अपने पास जो ऊपर की तरफ फोर्स आएगी वो आएगी 2n। ठीक है, वो आएगी 2n, एंड साथ में ये वाला एंगल है π/3, तो ये आएगा cos π/3 इस तरह से। ठीक है, तो ये वो फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही होगी, एंड ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है क्या कर रही होगी, mg को बैलेंस कर रही होगी। क्योंकि यहां पर बोला ना कि वो आराम से रखा हुआ है ना, यानी कि वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब कि यहां पर फोर्सेस हमारे पास बैलेंस्ड है। ठीक है, राइट। तो अपने पास यहां पर क्या है, इक्वल टू आ जाएगा mg। ठीक है, अब यहां से जस्ट n की वैल्यू को इवैल्यूएट कर लो। cos 60 कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो यहां से 2 इंटू n इंटू में हाफ इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो यहां से जो n की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, mg आ जाएगी। दैट्स ऑल, ये हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा mg। क्लियर। तो बस इतना सा क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, देखा जाए तो ये काइंड ऑफ तुम ये भी कह सकते हो कि क्लास 11 टाइप क्वेश्चन था ये। ठीक है, तुम ये भी कह सकते हो इसको कि क्लास 11 टाइप क्वेश्चन था, क्योंकि आफ्टर ऑल जस्ट यहाँ पर हमें फोर्सेस को बैलेंस कराना था, इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कुछ था ही नहीं। ठीक है, जस्ट फोर्सेस को बैलेंस कराना था, तो इसको तुम क्लास 11 का भी क्वेश्चन कह सकते हो। ओके, अब मूव करते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है,
कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म दिस वन। तो गाइस पोटेंशियल की मैं यहाँ पर फॉर्म दे रखी है। इन अ क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो जस्ट हमें ये बताना है कि ग्राउंड स्टेट हमारे पास क्या होगी। ये पोटेंशियल दे रखा है। पोटेंशियल कैसा दे रखा है, तब x से बड़ा है, मतलब x 0 से बड़ा है तो वो है हाफ के एक्स स्क्वायर, और तब 0 से छोटा है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी। तो क्या ये हमारे पास हाफ हार्मोनिक नहीं हो गया? यस और नो? यस, क्या हो गया हमारे पास? ये हाफ हार्मोनिक हो गया। क्या क्लास के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन किए हम लोगों ने? क्या कोई दिक्कत आनी चाहिए थी इस टाइप के क्वेश्चंस में? ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था हाफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का, हाफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ठीक है, राइट। तो देखो कैसे करना था, हमें जस्ट ग्राउंड स्टेट निकालनी। देखो अगर ग्राउंड स्टेट निकालना तो आसान काम होता ही है। ठीक है, दिक्कत तब पड़ती है अगर लेट्स से बोल देता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट निकाल दो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट निकाल दो, तो काफी के गलत होते फिर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ग्राउंड स्टेट निकालनी है, जस्ट हमें क्या निकालनी है? ग्राउंड स्टेट निकालनी है। तो ग्राउंड स्टेट अगर हमें निकालनी है तो पहले तो एनर्जी का एक्सप्रेशन याद करो कि कैसा होता है। तो एक्सप्रेशन गाइस हमारे पास होता है n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, इस तरह से। लेकिन ये रिलेशन तो तुम्हारे पास हार्मोनिक का भी होता है। फर्क कहां पर होता है? फर्क होता है गाइस n की वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, जो n की वैल्यूज होती है, अगर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता तो वैल्यूज होती है 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। लेकिन क्योंकि ये हाफ हार्मोनिक है तो यहां पर जो n की वैल्यूज होंगी वो होंगी ओड 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो इस तरह की तुम्हारे पास वैल्यूज होती हैं हाफ हार्मोनिक में, सिर्फ ओड। इवन वाली एग्जिस्ट नहीं करती, इवन वाली यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये बस हमें इतना पता होना चाहिए था हाफ हार्मोनिक के बारे में। डिटेल में हमने कर रखा है सारा का सारा, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब ग्राउंड स्टेट के लिए क्या करना पड़ेगा? n इक्वल टू 1 होगा। तो फॉर ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर n को 1 पुट करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? 1 प्लस हाफ, साथ में h कट ओमेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/2 h कट ओमेगा। तो ये अपने पास होती है ग्राउंड स्टेट हाफ हार्मोनिक के लिए। ठीक है, अगर ये सिर्फ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर आता तो उसमें होती है 0 पॉइंट एनर्जी h कट ओमेगा डिवाइड बाय 2। ठीक है, राइट। लेकिन यहां पर जो एनर्जी है वो कितनी है? 3/2 h कट ओमेगा। वहां पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी आती है h कट ओमेगा बाय 2 हार्मोनिक के केस में, लेकिन हाफ हार्मोनिक में 3/2 h कट ओमेगा, राइट। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा और कुछ नहीं होता गाइस, अगर तुम इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर जो होता है ये इक्वल होता है तुम्हारे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो कंपेयर करने पे तुम्हें पता चलता है कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है ये होती है √k/m। क्या होती है? √k/m होती है। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पर √k/m पुट कर दोगे तो अपने पास आएगा 3/2 h कट √k/m, इस तरह से। तो ये तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा, जो कि तुम्हारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। क्लियर? तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहां पर डील करना था। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई टेक्निकलिटी नहीं थी, बस हमें हाफ हार्मोनिक के बारे में पता होना चाहिए था। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल मैं इसको डिफिकल्ट साइड के ऊपर नहीं कहूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखो, मैंने तुम्हें क्लास के अंदर कहा था, ठीक है, ये हर्माइट फंक्शन से रिलेटेड है। मैंने कहा था कि हर्माइट फंक्शंस को याद करने की नीड नहीं होती है, बिना उसके तुमसे क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, लेकिन बात क्या होती है कि हमें एटलीस्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो हर्माइट फंक्शंस होते हैं वो ऑल्टरनेटली इवन ऑड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि तब हमने बात की थी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर, तो वहां पे बताया था ना कि एक सेट इवन फंक्शन होती है, एक होती है ऑड फंक्शन। कहां से आती थी वो पोलैरिटी? वो आती थी हमारे पास यहाँ पर हर्माइट फंक्शन से ही। ठीक है, तो अगर तुम्हें वो चीज पता थी, ठीक है, तो तुम इसका आंसर कर सकते थे बिना उसके एग्जैक्ट फॉर्म पता हुए। अगर फॉर्म याद है, हर्माइट पॉलिनोमियल्स याद है तो अच्छी बात है, लिखवाए तो मैंने ये भी थे, ये नहीं कि मैंने करवाया नहीं था, लेकिन जैसे मैंने ये कहा था तुम्हें कि इनको याद करने की ऐसा नीड नहीं है, और अगर याद करने चाहो तो पहले 2-3 याद कर सकते हो, बस इतना मैंने कहा था। करेक्ट? तो यहां पर जो क्वेश्चन फ्रेम था इधर भी तुम्हें बिल्कुल याद होने जरूरी नहीं थे। ठीक है, क्योंकि देखो यार, अगर याद करने के ऊपर क्वेश्चन एंट्रेंस में ऐसे नहीं आते कि भाई तुम्हें पूरे के पूरे वो याद हो। ठीक है, बात होती है तुम्हारे कंसेप्ट की, क्या तुम्हें उनकी फॉर्म पता है कि किस तरह का उनका नेचर होता है। अगर तुम्हें उतना पता होता तो क्वेश्चन ये हो जाता। ठीक है, यहां पर एग्जैक्टली फॉर्मूले पता होना बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं था। ठीक है, देखो कैसे करना था। ठीक है, फॉर्मूले याद है फिर तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, फिर तो टिक करना था। अगर इतने तो मैंने लिखवाए रखे थे, मैंने तो H10 तक लिखवा रखे थे शायद से, यहाँ तो मैंने 5 ही डाले। ठीक है, राइट। लेकिन बात यह कि काम नहीं आते ही, इनका नीड नहीं पड़ती हमें। ठीक है,
एंट्रेंस में, और अगर कहीं पे नीड पड़ती है फिर वो क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि इसकी वैल्यू ये है। ओके, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना था अगर हमें वो याद नहीं थे तो देखो क्या करना है, हमें एक यहाँ पर स्टेट दे रखी है साई ए इज इक्वल टू दिस वन, 2x क्यूब है माइनस 3x है। तो क्या तुम्हें ये एक ऑड फंक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, अब हमें जस्ट ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अदर टू आइगन फंक्शन विच आर क्लोजेस्ट टू एनर्जी साई ए। तो गाइस जो ये फंक्शन है साई ए, जो इसकी एनर्जी है ना, इसके सबसे क्लोज वे फंक्शन कौन से होंगे, जस्ट हमें ये बताना है। तो इसके एक ऊपर और एक नीचे वाला ले लो, वो इसके सबसे ज्यादा क्लोज होंगे। एक इससे हल्की सी कम एनर्जी, एक इससे हल्की सी ज्यादा एनर्जी, तो वो वाले ले लो। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब दे रखा है, तो ऑल्टरनेट हमें पता है कि एक इवन होता है एक ओड होता है। तो जैसे अगर ये ओड दे रखा है तो दोनों इवन वाला करेक्ट होगा, क्योंकि इससे पहले वाली स्टेट भी इवन स्टेट होगी और इसके बाद वाली भी इवन स्टेट होगी, यानी कि इवन फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो ओड फंक्शंस को पहले तो एलिमिनेट कर दो। तो अपने पास ओड फंक्शंस देखो कहां कहां पर बन रहे हैं, ये भी इवन है, ये भी इवन है। ओके, ये अपने पास इवन है, ये भी इवन है। ओके, ये वाला अपने पास ओड है, ये भी अपने पास ओड है, ये गया। ये वाला इवन है, ये वाला ओड है, तो ये ऑप्शन भी गया। बचे सिर्फ दो ऑप्शन, ए और बी ऑप्शन बचे। ए और बी ऑप्शन हमारे पास यहां पर बचे, क्योंकि यही दो फंक्शंस हमारे पास क्या है जहां पर तुम्हें दोनों ही स्टेट इवन दे रखी है। ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। लेकिन हमें बतानी थी क्लोजेस्ट, यानी कि इससे एक पहले वाली एक इसके बाद वाली। तो यहां पर x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है। तो यानी कि इसके क्लोजेस्ट में एक में हाईएस्ट पावर होनी चाहिए x की पावर 2 और एक में होनी चाहिए x की पावर 4, वो इसके सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होंगे। तो देखो ऑप्शन ए के अंदर यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 4 है। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर x की पावर 0 है। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट वाले के कोरस्पॉन्डिंग दे दिया है, ये ग्राउंड स्टेट दे दिया, ये आंसर नहीं है इसका। ठीक है, राइट, ये इसका आंसर नहीं है हमारा, राइट, क्योंकि इसमें और इसमें गैप है। इससे पहले तो ये वाली स्टेट एग्जिस्ट करेगी और फिर एक एक्स वाली भी एग्जिस्ट करेगी ओड फंक्शन में, तो इसके बीच में भी दो स्टेट है। इस वाली स्टेट के बीच में, इस वाली स्टेट के बीच में दो स्टेट और प्रेजेंट है, तो ये इसके सबसे ज्यादा क्लोज नहीं है, तो ये इसलिए इनकरेक्ट है। तो देखा, बिना फॉर्म याद हुए भी तुम क्वेश्चन को कर सकते थे। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर फॉर्म याद थी फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, फिर तो कंपेयर करना था जस्ट। ठीक है, और क्वेश्चन में क्लियरली बोला कि नॉर्मलाइज नहीं है। ठीक है, तो उन कांस्टेंट की भी टेंशन लेने की नीड नहीं थी, जस्ट तुम्हें ये फॉर्म देखनी थी कि फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे यहाँ पर है 4x² माइनस 2, अब जो क्वेश्चन में दे रखे है ना साई ए, वो ये वाली दे रखी है 8x³ माइनस 12x, देख लो। ठीक है, इसके अंदर से 4 निकालो एक बार बाहर, इसके अंदर से 4 निकालो बाहर, कितना बनेगा 2x³ माइनस में 3। ठीक है, 2x³ माइनस में 3x, 2x³ माइनस में 3x, तो ये तुम्हें h3 वाला दे रखा है। ठीक है, तुम्हें ये h3 वाला दे रखा है, तो इसके क्लोज में कौन सा जाएगा, एक तो h2 जाएगा और एक h4 जाएगा। तो 4x² माइनस 2 है, ऑप्शन है देखो 4x² माइनस 2, 2 को कॉमन निकालो, कितना आया 2x² माइनस 1, तो ये वाली फॉर्म हो रही। ठीक है, इसके बाद अगली वाली देखो, बाद वाली ये वाली 16x की पावर 4 माइनस 48x² प्लस 12, यहां पर क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो इसके अंदर से 4 कॉमन निकालो, 4x की पावर 4 आएगा, फिर अपने पास आएगा माइनस 12x², फिर आएगा प्लस 3, 4x की पावर 4 माइनस 12x² प्लस 3, वही फॉर्म आ गई, जस्ट 4 को बाहर कॉमन निकाल रखा है। करेक्ट, तो अगर तुम्हें एग्जैक्ट एक्सप्रेशन याद थे तब तो कर ही सकते थे, लेकिन अगर ये याद नहीं भी थे तब भी तुम कर सकते थे, अगर तुम्हें कंसेप्ट्स पता है तो। और मैं इसलिए कहता हूं कि एटलीस्ट अगर फॉर्म एग्जैक्ट फॉर्मूले याद नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं होती, तुम्हें फॉर्म के बारे में सेंस होनी चाहिए। अगर तुम लॉजिकली सही से थिंक करते हो तो क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, रट्टा मारने की नीड नहीं होती। ठीक है, भाई हर एक चीज ही रट्टा मार रहे कि सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे, नहीं नीड होती भाई, समझो चीजों को। ठीक है, तो यहां पर जो अपने पास ऑप्शन ए है वो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, हैप्पी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर ये रहा। अब गैस ये क्वेश्चन जिन्होंने सिर्फ जैम का सिलेबस कवर किया है उनके लिए वाला नहीं रहेगा। ठीक है, जिन्होंने जस्ट के टॉपिक्स भी कवर किए होंगे वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए होंगे। ठीक है, बीएससी में ऑफकोर्स तुमने पढ़ा होगा ये सब। ठीक है, लेकिन जैम के सिलेबस के अंदर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए आउट ऑफ बॉक्स है वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना था। क्वांटम मैकेनिकल स्टेट ऑफ पार्टिकल विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ इज डिस्क्राइब्ड बाय नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो गैस हमारे पास यहाँ पर इस तरह से एक वेव फंक्शन दे रखा है। ठीक है, फॉर दिस स्टेट व्हाट आर द एंगुलर क्वांटम नंबर L, L² एंड LZ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पर क्वांटम नंबर्स बताने हैं कि हमारे पास यहाँ पर L क्या होगा, L² क्या होगा, LZ क्या होगा, जस्ट हमें ये बताना है। तो अगर मैं L की बात करूं
सिर्फ एल की। तो एल को हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें एल की बात करनी है गाइस, तो हमें यहां पर क्या देखना पड़ता है कि हमारे पास या तो साइन कोस इसके अंदर प्रेजेंट हो, या फिर हमारे पास अगर एक्स वाई जेड प्रेजेंट है तो उनको किस तरह से देखना है। देखो यहां पर हमें साइन थीटा कोस दे रखा है, यहां पर हमें जेड दे रखा है, यानी कि जो फॉर्म गिवन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें यहां पर गिवन है, ठीक है। तो अब जो जेड यहां पर प्रेजेंट है, अब जेड की डिग्री यहां पर क्या है अपने पास 1 है गाइस। एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर को नहीं देखना, जो ये बाहर प्रेजेंट है सिर्फ इसको देखना है। तो यहां पर जेड की पावर सिर्फ 1 प्रेजेंट है, तो अपने पास यहां पर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली जस्ट 1 हो जाएगा। अगर मान लो कि यहां पर अपने पास पावर 2 में प्रेजेंट होता, ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड की प्रोडक्ट काइंड ऑफ थिंग है हमारे पास यहां पर, राइट, एंड उनकी प्रोडक्ट के बाद जो सम ऑफ पावर्स है हमारे पास, वो अगर लेट्स से 2 बन रहा होता, ठीक है, या फिर 3 बन रहा होता, तो वहां पर एल इक्वल टू 2 एल इक्वल टू 3 हो जाता, ठीक है। स्फेरिकल हार्मोनिक्स का कैसे कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर अभी फिलहाल बनेगा एल इक्वल टू 1, क्योंकि जेड की पावर यहां पर क्या है 1 है। और z को तुम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो इफ यू वांट, कि z इक्वल टू होता है हमारे पास r cos थीटा। क्या होता है r cos थीटा, तो यहां पर cos थीटा आएगा, ठीक है। तो cos की पावर यहां पर 1 है, ठीक है। तो अगेन यहां पर l इक्वल टू 1 तुम कह सकते हो, राइट। ऐसे अगर मान लो कि cos थीटा sin थीटा की प्रोडक्ट होती तो वहां पर l इक्वल टू 2 हो जाता, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा cos थीटा, राइट। तो जितनी उनकी सम ऑफ डिग्रीज है, मतलब जो पावर्स है उनकी, उनको तब हम ऐड करेंगे, जितना वो बनता है वो उतना l होता है। ये बेसिकली कहां से आता है, तो कैसे अगर मैं कंप्लीट वो डालू ना इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं इनके, राइट, मैं यहाँ पर एक इमेज डाल भी दूंगा एडिट करते टाइम, अगर मेरे को याद रहेगा तो मैं यहाँ पर एक इमेज डाल भी दूंगा। तो अगर तुम सॉल्यूशंस को थोड़ा ध्यान से देखोगे, एल इक्वल टू 1 एल इक्वल टू 3 एल इक्वल टू 2 इनके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें ये चीज दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जस्ट तरीका होता है याद करने का चीजों को, ठीक है। वही बात अगेन फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म के बारे में वहां पर हमें सेंस मिलती है, ठीक है। तो टेबल तुम्हारे सामने आ रही होगी, तुम इसको देख सकते हो, वहां पर तुम्हें चीज क्लियरली हो जाएगी, मतलब क्लियर हो जाएगी। या फिर तुम जस्ट गूगल सर्च भी कर सकते हो स्फेरिकल हार्मोनिक्स सॉल्यूशन, वहां पर तुम्हें कंप्लीट पूरी टेबल आ जाएगी, वहां पर तुम देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो L इक्वल टू हमारे पास यहां पर क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि हमारे पास यहां पर सिर्फ एक Z प्रेजेंट था। अब इसके बाद और अगर लेट्स से एक्स वाई की फॉर्म में होता तो अपने पास क्या होता है यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई होता, या फिर x माइनस आयोटा वाई होता, तो फिर इस तरह की फॉर्म होती वहां पर, ठीक है। फर्क क्या होता है इनमें, L इक्वल टू 1 इनके कॉरस्पॉन्डिंग भी है, लेकिन यहां पर जो है ना अपने पास ये L के कॉरस्पॉन्डिंग जो ml होगा, ये ml इक्वल टू 0 है यहाँ पर, इनके लिए +1 -1 होता, ठीक है। तो ये फर्क है, ठीक है। तो बेसिकली वहां पर जो क्वांटम नंबर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट ये L है, ठीक है, L इक्वल टू 1 है इन तीनों के लिए, इन दोनों केस के लिए भी और इस वाले केस के लिए भी, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ml है वो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग है, क्लियर, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहां पर बोला एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर की गाइस जो हमारे पास वैल्यू होती है, एल तो हमने निकाल लिया कि 1 है। अब एल स्क्वायर की गाइस जो वैल्यू होती है ना, वो कैसे निकलती है, एल इंटू एल प्लस 1 से निकलती है, एल इंटू एल प्लस 1 से निकलती है इस तरह से। तो एल की वैल्यू 1 है और साथ में एच कट स्क्वायर भी आता है ऑफकोर्स, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर एल की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 इंटू एच कट स्क्वायर, तो अपने पास यहाँ पर आएगा 2 एच कट स्क्वायर, तो ये आ गई एल स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो 2 एच कट स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है एल जेड। अब एल जेड क्या होता है, एल जेड की वैल्यू गाइस होती है हमारे पास एम एल एच कट इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर जो एम एल है, क्योंकि यहां पर जेड प्रेजेंट था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एम एल है वो क्या है 0 है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट होता तो +1 हो जाता, ये प्रेजेंट होता तो -1 हो जाता, ठीक है। लेकिन अपने पास यहां पर ये वाली टर्म प्रेजेंट है, तो अपने पास यहां पर एम एल की वैल्यू क्या है, जस्ट 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जस्ट 0 आ जाएगी, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया 0। तो यहां पर L की वैल्यू 1, एल स्क्वायर की वैल्यू 2 एच कट स्क्वायर है ना, 2 एच कट स्क्वायर है, एच स्क्वायर नहीं एच कट स्क्वायर है, ठीक है, माय बैड, ठीक है। और यहां पर अपने पास क्या आएगा, जस्ट 0 आ जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास यहां पर इस तरह से। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास जैम के सिलेबस के परस्पेक्टिव से बाहर था, ठीक है, लेकिन टीआईएफआर एंड जेस्ट के लिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते ही हैं हर साल, ठीक है, जेस्ट के अंदर भी, ठीक है। अगर इनकेस कवर नहीं किया तो कवर कर सकते हो इस टॉपिक को जेस्ट के लिए, ओके। तो यहां पर जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r हैज अ कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दिस शेल इज कट इनटू टू सिमेट्रिकल सरफेसेस और टू पीसेस, ओके। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू हाफ्स, ओके। तो गाइस देखो क्या बोला, एक हमारे पास यहाँ पर शेल था, ठीक है, राइट, ऑफ रेडियस r हैज अ कांस्टेंट, ओके। तो गाइस यहाँ पर क्या दे रखी है, एक शेल दे रखा है इस तरह से, राइट, इसकी सिग्मा में यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, ओके। इसको कट किया गया है 2 पार्ट में। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू हाफ, कि इनके बीच में हमारे पास यहाँ पर फोर्स क्या होगी, जस्ट हमें यहाँ पर ये बताना है। तो गाइस देखो इस तरह क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास के अंदर किया हुआ है, सेम क्वेश्चन एज इट इज का एज इट इज हमने क्लास के अंदर ऑलरेडी किया हुआ है,
ठीक है। एक हमने टर्म पढ़ी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का यूज करते हुए फोर्स को किस तरह से यहां पर निकाला जाए। अब वैसे तो हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो क्या होती है, जस्ट प्रेशर इंटू में एरिया होती है, क्या होती है, प्रेशर इंटू में एरिया, ठीक है, इस तरह से। तो अगर लेट्स से मैं यहाँ पर एक ये एलिमेंट मानता हूं इस तरह से, ठीक है, राइट, मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट माना एरिया एलिमेंट, लेट्स से अपने पास एरिया एलिमेंट है डीएस, ओके। तो अगर मुझे इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकालनी होगी, ठीक है, तो वो यहां से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी इस तरह से, ठीक है। और यहां पर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ इंटू में इसका एरिया एलिमेंट एफ डीएस, इस तरह से। ऐसे अगर मैं इस एलिमेंट के ऊपर निकालूंगा तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन यहां पर ये होगी। तो यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन है हर एक पॉइंट के ऊपर वो सेम रहेगी, ऐसे ही एफ डीएस, ठीक है। लेकिन बात यह कि उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो अगर मुझे नेट फोर्स निकालनी है कि इस ऊपर वाले हाफ के ऊपर वाला जो हाफ शेल है उसके ऊपर अगर मेरे को नेट फोर्स निकालनी है तो वो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में हमारे पास आनी चाहिए, ये तो हमें क्लियर है। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालने की एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, तो देखो कैसे निकाली जाएगी। तो यहां पर जो एफ नेट आएगा गाइस ये आएगा कि लेट्स से किसी भी एलिमेंट के ऊपर पकड़ लो पहले कि यहाँ की फोर्स तुमने देखी, तो जो फोर्स आएगी यहाँ पर वो कितनी आएगी, जो मेरा प्रेशर है इनटू में एरिया, ठीक है। तो आएगा अपने पास यहाँ पर प्रेशर है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से, ठीक है, राइट। एंड साथ में अपने पास आएगा एलिमेंट डीएस इस तरह से, जो एरिया एलिमेंट है, राइट। और साथ में ध्यान रखना अपने पास इसका एलिमेंट लेना पड़ेगा मैं यहां पर ऐसे, तो ये cos थीटा का फैक्टर यहां पर साथ में आएगा इस तरह से। तो इधर से मेरे को नेट फोर्स मिल जाएगी इस अपर वाले हाफ के ऊपर, ठीक है। और यहां पर जो लिमिट्स हमें पुट करनी पड़ेंगी वो कैसे करनी पड़ेंगी कि मेरे पास ये ऊपर वाला हेमिस्फीयर बन जाए, ठीक है। तो बस इसको सोल्व करा दो। तो अपने पास सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। साथ में अपने पास यहाँ पर cos थीटा है। एरिया एलिमेंट बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, साथ में साइन थीटा होता है, डी थीटा होता है, डी फाई होता है, ठीक है, राइट। अब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा ये एक इंटीग्रेशन में आएगा, तो अपने पास यहाँ पर एफ नेट जो आएगा वो आएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में आर स्क्वायर आ गया बाहर, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, डी थीटा आएगा, ठीक है। लिमिट्स आएंगे थीटा की 0 से लेकर के पाई बाय 2, ठीक है, क्योंकि जो थीटा होता है वो विद जेड एक्सिस मेजर होता है, ठीक है। तो 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक जस्ट इतना। और फाई की जो वैल्यू आएगी, मतलब जो लिमिट आएगी वो आएगी 0 से 2 पाई, ठीक है। फाई भी अपने पास यहाँ पर 0 से 2 पाई इस तरह से। तो बस इसको सोल्व करा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में आर स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, साइन थीटा को टी मान लो, कोस थीटा डी थीटा डी हो जाएगा। तो अपने पास ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। लिमिट्स आ जाएंगे 0 से लेकर के पाई बाय 2, एंड इधर की बात करें तो ये फाई आ गया एंड 0 से लेकर के 2 पाई, ठीक है। जस्ट लिमिट्स पुट कराओ, आंसर निकालते जाओ, इतना सा काम है। यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हाफ बनेगा जस्ट, करेक्ट, एंड वहां से 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अपने पास बचा सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड साथ में पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर तुम्हारे पास क्या है, स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। तुम्हारे पास गाइस जैसे शेल था, वॉल्यूम में चार्ज नहीं है, सिर्फ सरफेस के ऊपर चार्ज था, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो हमें गिवन थी, याद रखना, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर आ गया इसका हमारा करेक्ट आंसर, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय सॉरी क्या है, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड पाई आर स्क्वायर, राइट। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है ये हमारे पास के साथ एक्जैक्टली मैच करता है, ये हमारे पास का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले क्लास के अंदर भी किया हुआ था, ठीक है। तो जस्ट रिपीटिशन है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, राइट, ओके। तो आई होप कि क्वेश्चन यहाँ पर जो है सभी को समझ में आ गया अच्छे से। तो हमने गाइस यहाँ पर हमने डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप कि सभी को यहाँ पर सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखता हूँ, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। एंटिल देन बाय।